1978 में आर्नोल्ड बॉडमर और एडवर्ड विटन नाम के दो फिजिसिस्ट ने काफी स्पूकी और कंट्रोवर्शियल थियरी पब्लिश की, द स्ट्रेंज मैटर थियरी, जिसके अनुसार एक ऐसा मैटर फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा जिसके कांटेक्ट में अगर हम कभी आए तो हम पलक झपकाते ही गायब हो जाएंगे। साउंड्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थियरी, राइट? लेकिन हाल ही में मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के एक फिजिसिस्ट लामिया एल फेसी का ये कहना है कि उन्होंने ऐसे ही एक स्ट्रेंज मैटर को खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है। सो अगर ये बात सच है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा अंत करीब है? क्योंकि बस इमेजिन करो, आप एक अंधेरे से कमरे में एंटर करते हो और वहां पर आपके सामने एक बॉल ग्लो कर रहा है। सो आउट ऑफ जस्ट क्यूरियोसिटी आप उसे छूने जाते हो और उसे छूते ही आपकी उंगलियां और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के एटम्स हवा में इवेपोरेट होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली आप भी उस बॉल की तरह फॉर्मलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाते हो। नाउ आई नो आपको ये कॉन्सेप्ट काफी हाइपोथेटिकल सा लग रहा होगा, बट नहीं। टेक अ लुक एट दिस। physics.org में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में जैसे आप देख सकते हो, एक ऐसा मैटर पोटेंशियली फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा जिसके कांटेक्ट में आते ही आप, मैं, पृथ्वी, यहां तक कि सारा का सारा यूनिवर्स पलक झपकाते ही गायब हो जाएगा। यानी 1 second we are living and the next second we cease to exist। बट ये कुछ भी नहीं है। कुछ साइंटिस्टों का तो यह भी मानना है कि इस मैटर के ऐसे प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं कि इसके कांटेक्ट में आते ही नॉर्मल मैटर जैसे हम इंसान रिपल्सिव ग्रेविटी दिखाने लग जाए। यानी कि जैसे ग्रेविटी हमें अभी टुवर्ड्स अर्थ कोर अट्रैक्ट करता है, इस केस में वो हमें रिपेल करने लग जाए और इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अस स्पेस में हम फेंके चले जाएंगे, अगेन कॉजिंग इंस्टेंट डेथ। अब देखो फ्रेंड्स, ये थियरी कॉन्स्पिरेसी पर बेस्ड है या साइंटिफिक एविडेंसेस पर। इसे समझने के लिए हम रैशनल लोग सीधा इस पर बिलीव नहीं करेंगे। पहले इसके पीछे के साइंस को समझते हैं, इसके पीछे के फंडामेंटल्स को। ये मैटर इतना स्ट्रेंज क्यों है, इसे समझने के लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहले नॉर्मल मैटर से ही शुरुआत की। उन्होंने देखा कि नॉर्मल मैटर का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है क्वार्क, जिसके 6 टाइप्स होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज क्वार्क्स। पर क्योंकि टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज ये चारों क्वार्क्स सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सट्रीम ग्रेविटी में ही एग्जिस्ट करते हैं और उनकी लाइफ टाइम भी कम होती है और इसीलिए मैटर सिर्फ अप एंड डाउन क्वार्क से ही बनता है। और जैसे कि हम ये जानते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार में ही पाए जाते हैं और इसीलिए साइंटिस्टों ने न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करना शुरू किया एंड दे वर कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने पहली बार न्यूट्रॉन स्टार को एक क्वार्क स्टार में तब्दील होते हुए देखा था। इसमें न्यूट्रॉन स्टार के एक्सट्रीम कंडीशंस में न्यूट्रॉन्स एक अप और 2 डाउन क्वार्क्स में डिसोशिएट होकर क्वार्क सूप बना रहे थे, जिन्हें साइंटिस्ट क्वार्क स्टार्स कहते हैं। अब जैसे ही कोई न्यूट्रॉन स्टार क्वार्क स्टार बनता है, तब उसके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की वजह से उसमें मौजूद एक डाउन क्वार्क स्ट्रेंज क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है और सारे न्यूट्रॉन्स स्ट्रेंज मैटर में। साइंटिस्टों के अनुसार अगर स्ट्रेंज मैटर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो यूनिवर्स का अंत पक्का। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हम उसे रोक भी नहीं सकते। नाउ आई नो दैट्स टू बैड टू बी ट्रू, राइट? और इसे ही टेस्ट करने के लिए जब कुछ साइंटिस्टों ने इन स्ट्रेंज क्वार्क्स को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया तो उन्होंने ये देखा कि वो क्वार्क्स अनस्टेबल होने की वजह से अप क्वार्क्स में डीके हो रहे थे। यानी कि अगर क्वार्क स्टार से स्ट्रेंज मैटर बाहर आया भी तो उसमें मौजूद स्ट्रेंज क्वार्क्स तुरंत अप क्वार्क में तब्दील होकर नॉर्मल मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे इफेक्टिवली, मीनिंग कि साइंटिस्टों का एक ग्रुप इस पे कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन रख रहा है और उनका मानना यह है कि क्योंकि स्ट्रेंज क्वार्क्स अपने ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो सकता है, इस थियरी का सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसे और भी कई सारे सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी थियरीज है जो कई साइंटिस्टों ने खुद पब्लिश किए हैं, लेकिन उस पर रिसर्च कर रहे बाकी साइंटिस्टों का मानना है कि हाई चांसेस है कि ये थियरीज आगे जाके सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें इनके सच होने के धीरे धीरे करके कुछ कुछ सबूत मिलते जा रहे हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे हॉरिफिक थियरीज डिस्कस करेंगे जो सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन मे बी आगे जाके वो एज रियलिटी प्रूव हो सके। सो सबसे पहले बात करते हैं रोकोस बेसिलिस्क थियरी की। 2017 में जापान की एक रोबोटिक कंपनी के 4 मिलिट्री रोबोट्स ने 29 लोगों को गोली से मार दिया। At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी
कि वो 29 लोग और कोई नहीं बल्कि उन्हीं रोबोट्स के क्रिएटर्स थे। लेकिन ये पहला ऐसा कोई एआई मैस मर्डर केस नहीं है। 1980s में तो एक एआई ने इंसानों को तड़पा तड़पा के रेडिएशन से मारा था, जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन एक दिन एक ट्रीटमेंट के दौरान इस एआई ने एक औरत को एक्सट्रीम रेडिएशन से एक्सपोज करा दिया, जिसकी वजह से उसे अपना हाथ काटना पड़ गया। फिर जैसे ही डॉक्टर्स ने थिराक 25 का सिस्टम चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके कंट्रोल पैनल पर सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। यहां तक कि उसे बनाने वाली कंपनी ने भी उस पर मल्टीपल टेस्ट किए, बट एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। यानी इस मशीन का एआई ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, इसका जवाब उसे बनाने वाले क्रिएटर के पास भी नहीं था। लेकिन कई साइंटिस्टों का मानना है इसका जवाब 2010 में पब्लिश्ड रोकोस बेसिलिस्क थियरी के पास हो सकता है। 2010 में रोको नाम के एक इंसान ने लेस रॉन्ग इस डिस्कशन साइट पर रोकोस बेसिलिस्क नाम की एक काफी स्पूकी और कंट्रोवर्शियल थियरी पब्लिश की। देखो, थियरी को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे ना तो वो ये बताती है कि आगे जाके एक ऐसा इविल गॉड लाइक एआई होने वाला है जिसके बारे में अगर आप देखते, सुनते या सिर्फ सोचते भी हो तो आपको आपकी बची खुची जिंदगी उसके टॉर्चर चेंबर में इस तरह बितानी पड़ेगी। इसका इन्वेंटर रोको बताता है कि इस चेंबर में अगर आप जाओगे तो मौत भी आपको अच्छी लगने लगेगी, लेकिन ये कभी भी आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप मर गए तो ये आपको फिर से जिंदा करके टॉर्चर करना शुरू कर देगा। इस थियरी के मुताबिक फ्यूचर में एक ऐसा एआई डेवलप होगा जो उन सभी लोगों को मारेगा जिन्होंने उसे हैक करने की कोशिश की है, पर साथ ही वो निर्दोषों को भी खत्म करेगा जिन्होंने उस रोबोट को बनाने में कोई मदद नहीं की है। अब अगेन ये सुनने में एक कॉन्स्पिरेसी थियरी लग रही होगी, लेकिन आज कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि शायद आगे चल के ऐसा कोई एआई वाकई में डेवलप या इवन इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने मिलिट्री रोबोट्स के केस में देखा, एआई अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और फ्यूचर में ज्यादा कंप्यूटिंग पावर से पूरे ह्यूमन ब्रेन यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर सकता है। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसके खौफ में आकर सभी एआई डेवलपर्स ने एडवांस्ड एआई डेवलपमेंट पर रोक लगानी शुरू कर दी है। एनीवे फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट हॉरिफिक थियरी के बारे में, द फॉल्स वैक्यूम डीके थियरी। 1967 में नासा एस्ट्रोनॉट जिम लेब्लॉन्क अपोलो मिशन में यूज होने वाले स्पेस सूट्स को टेस्ट करने के लिए जब एक वैक्यूम चेंबर में पहुंचे, तब एक्सीडेंटली उनके सूट को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला होस अचानक से डिटैच हो गया। इस घटना के 12 से 15 सेकंड बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकाल दिया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि वैक्यूम एक्सपोजर की वजह से उनके टंग पर मौजूद सलाइवा उबलने लगा था और इसके वजह से अगले 4 दिनों तक उनकी सेंस ऑफ टेस्ट भी चली गई थी। और ये सब तब जब उन्हें एक्सपोजर के बस 30 सेकेंड्स के अंदर ही बचा लिया गया था। नाउ इमेजिन कि एक ऐसा वैक्यूम बबल अगर पृथ्वी पर आ गया एंड अगर उसने पूरे यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से अपनी चपेट में ले लिया। इन्हीं कारणों की वजह से स्टीफन हॉकिंग ने क्वार्क्स के साथ छेड़खानी ना करने की चेतावनी दी थी। इसे समझने के लिए मान लो कि ये सभी फील्ड्स एक बॉल है। सो यूनिवर्स की शुरुआत में ये सभी फील्ड्स इस पॉइंट पर मौजूद थी एंड आज वो सभी फील्ड्स यहां पर मौजूद है। लेकिन जब फिजिसिस्ट ने इन सभी फील्ड्स के मास से उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया, तब उन्हें पता चला कि हिग्स फील्ड की एनर्जी बाकी फील्ड से ज्यादा है, यानी कि वो यहां पर मौजूद है। एंड एज वी ऑल नो, फिजिक्स में सभी क्वांटिटीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही हिग्स फील्ड के पास स्टेबिलिटी की तरफ जाने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि एनर्जी हिल के ऊपर चढ़कर उसे क्रॉस करना, जिसमें उसे एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि इस एनर्जी हिल के बीच में से एक टनल बनाकर नीचे स्टेबिलिटी की तरफ जाना, जिसमें कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगेगी। और इस वजह से हिग्स फील्ड सेकेंड प्रोसेस यानी क्वांटम टनलिंग से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जैसे आपको पता है यूनिवर्स में कोई भी चीज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ही चुनती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिजिसिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स के हर स्क्वायर मीटर में 10⁻⁴ हिरोशिमा बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज होगी। इससे यूनिवर्स में एक वैक्यूम बबल बन जाएगा और यूनिवर्स पलक झपकाते ही इवेपोरेट हो जाएगा। बट फर्मी लैब फिजिसिस्ट जोसेफ लाइकन के हिसाब से हिग्स फील्ड के स्टेबिलिटी तक आने में, यानी कि वैक्यूम डीके में 10⁻100 साल का समय लग सकता है। यानी आज हम ये कह सकते हैं कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। बट स्टिल दिस थियरी इज एक्सट्रीमली स्पूकी ऑल इन इटसेल्फ एंड डोंट गेट टू हैप्पी, बिकॉज एक थियरी ऐसी है जिसके मुताबिक 100% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली नहीं बल्कि पार्टिकल्स के रैंडम फ्लक्चुएशन से बना हुआ है। एंड नाउ स्टे विथ मी, दिस इज क्रेजी। बेसिकली बोल्ट्जमैन ब्रेन थियरी के हिसाब से वी आर नॉट रियल, मतलब
हमारे ब्रेन्स बिना किसी बॉडी और स्केलेटन के यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हैं और जो भी कुछ हम सेंस करते हैं, यानी इन शॉर्ट ये पूरा यूनिवर्स हमारी इसी फ्लोटिंग ब्रेन ने बनाया हुआ एक इल्यूजन है। और नहीं, ये मेरी बनाई कोई कहानी नहीं, बल्कि उस डिबेट का कहना है जो क्वांटम फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक के असिस्टेंट अर्नस्ट ज़ेमेलो और थर्मोडायनामिक्स की नींव रखने वाले लुडविग बोल्ट्जमैन के बीच हुई थी। इस डिबेट में ज़ेमेलो ने बोल्ट्जमैन का थर्मोडायनामिक्स का लॉ, जो ये कहता है कि एंट्रोपी यानी कि पार्टिकल्स का डिसऑर्डर्ड स्टेट समय के साथ बढ़ते चला जाता है, उसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम ढूंढ निकाला है। उनके हिसाब से अगर ये लॉ किसी क्लोज सिस्टम जैसे कि गैस कंटेनर में अप्लाई हुआ तो वो फेल हो जाएगा। लेट्स सी कैसे। मान लो कि गैस मॉलिक्यूल से भरा हुआ एक कंटेनर है, तो इस लॉ के हिसाब से उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग पोजीशंस पर होंगे और वो कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे। बट नाउ यू टेल मी, क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल, ऑब्वियसली नहीं। सिंपली बिकॉज उस कंटेनर में एक फाइनाइट स्पेस है, सो इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद मॉलिक्यूल्स को अपने पुराने पोजीशंस पर आना ही होगा। यानी क्लोज सिस्टम में ये लॉ फेल हो रहा है और इस फ्लॉ को बोल्ट्जमैन ने भी एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने इसे पूरे यूनिवर्स पर लगाकर यह तक साबित कर दिया कि अगर हम इन्फिनिटली फाइनाइट टाइम के लिए वेट करें तो सिस्टम डिसऑर्डर से वापस से ऑर्डर में जा सकता है, सिंपली स्टेटिंग कि टूटा हुआ ग्लास फिर से जुड़कर नया भी बन सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने जाना, ये सारी थियरीज हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है और रिसेंटली एक और एक थियरी ऐड हो गई है यहां पर, ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक फंगस है जो ह्यूमंस को ज़ॉम्बीज में तब्दील कर रहा है। बट यू नो, इस थियरी में और बाकी के थियरीज में क्या फर्क है? दिस इज एक्चुअली ट्रू, और किस हद तक ये हो रहा है ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ कि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।